बच्चों आज हम नया एक अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय संख्या है 6, जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं और इसको शॉर्ट में EMI लिखा जाता है। तो देखिए इसके अंदर हम क्या पढ़ें, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स और साथ में हम ये भी देखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है। नाम से आप तो समझ गए होंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपने अध्याय 4 में देखा, क्या देखा कि जो गतिमान आवेश थे उनके कारण क्या हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। याद कीजिए ओरस्टेड का अपना एक प्रयोग था। ओरस्टेड ने एक प्रयोग किया, उसमें क्या देखा था, विद्युत तार थी अपने पास, तार में से जैसे ही करंट जारी थी तो उसके पास हमने क्या कर रखा था, नीचे एक चुंबकीय सुई रख रखी थी। जैसे ही करंट पास हो रहा था, धारा बह रही थी, तो सुई में क्या हो रहा था, विक्षेप आ रहा था। यहाँ पे जैसे अपने क्या किया, धारा बहा, इसमें क्या है, धारा का प्रवाह हुआ, तो यहाँ पे जो अपने पास सुई थी उसमें क्या हो रहा था, विक्षेप आ रहा था। ये सुई इस तरह थी और पलट के क्या हो गई थी, अगर ध्यान हो तो जैसे धारा बहाते हैं इधर आ जाती थी। और जब हमने क्या किया, हमने इसकी दिशा बदली, धारा की क्या की, दिशा बदली। जब धारा की हमने दिशा बदली तो इस सुई का विक्षेपण की दिशा भी क्या हो गई थी, बदल गई थी। याद आ रहा है कुछ, चौथे चैप्टर में पढ़ा। तो वहां पे ओरस्टेड के प्रयोग ने ये बता दिया कि अगर गतिमान आवेश हैं, जब आपका गतिमान आवेश है तो उसके साथ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा। भाई वहां पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तो बनेगा क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, वहां पे एक चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। यानी हमने वहां क्या समझा था, वहां पे हमने ये सोचा था कि विद्युत धारा को बहाने से चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र से हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। और चौथे चैप्टर में और 5वें चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा था, चुंबक के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं ओरस्टेड के प्रयोग से हमने देखा कि गतिमान आवेश या विद्युत धारा से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बिल्कुल ऐसा ही उल्टा भी सोचा जाने लगा। वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि जब विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है ना, धारा का प्रवाह करते हैं तो विद्युत क्षेत्र से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि चुंबक से क्या हो, विद्युत धारा बन जाए, चुंबक से क्या हो, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। ये बात वैज्ञानिकों के दिमाग में आने लगा कि इसका उल्टा भी हो सकता है। कितनी अच्छी बात है ना, अपन क्या करें, चुंबक से क्या करें, विद्युत धारा बना ले। जी हाँ, बनता है, ऐसा होता है। चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र आते हैं। अपने घरों में जो मोटर लग रहे हैं, जनित्र लग रहे हैं, और आपने देखा होगा इंडक्शन चूल्हा जो होता है, वो सब इसी के एग्जाम्पल हैं। और ऐसा कर दिखाया किसने, फैराडे और हेनरी ने। ये काम किसने किया, फैराडे और हेनरी ने। फैराडे और हेनरी दोनों ने अपने अपने प्रयोग किए, उससे इस बात को उन्होंने प्रूफ कर दिया कि चुंबकीय क्षेत्र होने से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना। माइकल फैराडे थे, ये माइकल फैराडे अमेरिका के थे, और जोसेफ हेनरी ये ब्रिटेन के थे। इन दोनों ने अलग अलग जगह रह के, यानी एक ने अमेरिका में रह के और एक ने इंग्लैंड में रह के कुछ प्रयोग किए। सन 1860 की बात है। उस टाइम पे इनको सफलता हाथ लग गई। हालांकि ये बात अलग है कि माइकल फैराडे को उस प्रयोग को सिद्ध करने में कई वर्ष लग गए, लगभग 10 से 12 वर्ष तक तो उनको कुछ पता ही नहीं चल पाया। उसी प्रयोग को करते रहे वो 12 वर्षों। तो क्या हुआ, उसी एक्सपेरिमेंट को करते रहे और उनको विश्वास तो था कि ऐसा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र लगाने से विद्युत क्षेत्र आएगा, चुंबक रखने से क्या होगा, धारा बहेगी। उनको विश्वास था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। 12 वर्षों तक वो सफल नहीं हो पाए। अचानक कोई घटना घटी, उन्होंने क्या किया, उस चुंबक उठा के फेंक दिया। चुंबक उठा के जैसे ही फेंका, वैसे ही क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। हम इनके प्रयोग के बारे में भी चर्चा करेंगे, कौन कौन से प्रयोग किए थे, क्या क्या निष्कर्ष निकाले थे फैराडे ने भी और हेनरी में भी। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। और वास्तव में इनका ये जो प्रयोग था, ये क्या हुआ, एक क्रांति ला दी। ऐसे बहुत सारे उपकरण हमारे काम में आने लगे और आगे तक भविष्य में भी इनका उपयोग किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा प्रयोग किया और प्रयोग करके उन्होंने सिद्धांत और सूत्र बहुत अच्छे दिए। तो कुल मिला के हम ये बात समझ गए, क्या समझ गए, कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो सकती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, बात करें कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, तो देखिए उन्होंने क्या किया था, जो फैराडे ने और हेनरी ने प्रयोग किया था, कुंडली के पास क्या कर रहे थे, चुंबक ला रहे थे, दूर ले जा रहे थे, ला रहे थे और दूर ले जा रहे थे। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि किसी कुंडली या परिपथ
गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने से कुंडली या परिपथ में प्रेरित विद्युत वाग्बल उत्पन्न होती है। उसी घटना को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, किसी भी परिपथ मान लें या कुंडली मान लें, उससे जो गुजर रहा है फ्लक्स, उसमें क्या हो? परिवर्तन हो। चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो? अभी हम चर्चा करेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उससे क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मतलब दो सिरों पे क्या होता है? विभवांतर आता है। दो सिरों पे क्या होते हैं? विभवांतर आता है। जब दो सिरों पे विभवांतर आता है तो सीधी सी बात है, विभवांतर कब होता है? जब धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। इस प्रकार जो धारा बहती है उसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ गए? परिभाषा अपने से पूछी जा सकती है। यहां पे हमने एक शब्द यूज किया है, अगर देखिए तो चुंबकीय फ्लक्स। आखिर ये चुंबकीय फ्लक्स क्या है? पहले हम इसको समझ लें कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। उसके बाद जब हमारी ये बात समझ में आ जाएगी कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद आपको फैराडे और हेनरी के जो प्रयोग किए हुए हैं वो भी समझ में आ जाएगा। और उनके जो निष्कर्ष निकले, फैराडे और हेनरी ने प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकाले, वो निष्कर्ष कैसे निकाले, वो चीज़ भी अपने को समझ में आ जाएगी। तो बच्चों कॉपी पेन लीजिए और हेडिंग डालिए चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। हालांकि इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, अगर याद कीजिए, हमने पहले भी पढ़ा, विद्युत फ्लक्स पढ़ा था ना। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी है, सेम वो की वही है। वहाँ विद्युत फ्लक्स में हम क्या कर रहे थे? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात कर रहे थे। और यहाँ हम चुंबकीय फ्लक्स में क्या करेंगे? सीधी सी बात है, चुंबकीय रेखाओं की बात करेंगे। याद कीजिए विद्युत फ्लक्स में क्या था? याद कीजिए, एकांक क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या थी? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। याद आया कुछ? फाई से रिप्रेजेंट करते थे। यहां भी ऐसा क्या? ऐसा ही होगा। यहां भी मैं यही कहूंगा कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, या इसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई बी से। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई बी। दोनों में अंतर करने के लिए, फाई का मतलब तो क्या हो गया? फ्लक्स हो गया। ई लिख दूंगा तो इलेक्ट्रिक वाला हो गया, बी लिख दूंगा तो क्या होगा? चुंबक वाला होगा। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब एकांक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है? फ्लक्स कहलाती है। अब सीधी सी बात है, जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतनी ही ज्यादा रेखाएं गुजरेंगी। और ज्यादा रेखाएं कब गुजरेगी? जब क्षेत्र ज्यादा हो। तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, चुंबकीय रेखाएं बढ़ेगी, और उससे क्या है? फ्लक्स का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है आपके सामने। ये अपनी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। और यहाँ पे मेरा एक पृष्ठ है। ठीक है, और यहाँ पे ये ए वेक्टर है। आप जानते हैं ए वेक्टर का मतलब क्या होता है? आप लोगों को अच्छी तरह पता है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? उस क्षेत्रफल के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। मान लो मेरा ये क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? ये इसके परपेंडिकुलर जो आएगा, ये क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए, ज्यादा कब गुजरेगा, कम कब गुजरेगा, इसको भी देख लें। मेरे पास ये क्षेत्र है, इधर से क्या हो रही है? रेखाएं आ रही है। अगर इसके बिल्कुल सीधा रख दूं, उसके सामने रख दूं क्षेत्र को, तो क्या होगा? ज्यादा आएगी, है ना? खूब आ रही है, यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है। बहुत सारी रेखाएं इससे गुजर जाएंगी। अगर मैं इसको क्या करूं? यूं रख दूं, अब देखिए, अब ये रेखाएं आ रही है, आप आ रही है किससे? इससे तो नहीं गुजर पा रही ना। अब क्या देख रहे हो? इस वक्त क्या देख रहे हो? आपका जो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो तो ये है, और रेखाएं ये आ रही है। क्षेत्रफल सदिश और रेखाएं परस्पर क्या है? परपेंडिकुलर है। दोबारा बोल रहा हूं, क्षेत्रफल सदिश और रेखाएं परस्पर क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी क्षेत्रफल और रेखाएं क्या है? समांतर हैं। उस केस में चुंबकीय फ्लक्स नहीं गुजरेगा। उस केस में क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स नहीं गुजरेगा। सबसे ज्यादा कब गुजरेगा? जब आपका क्षेत्रफल इसके क्या हो? लंबवत हो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या है? लंबवत हो। या क्षेत्र सदिश की बात करूं, वो क्या हो? इसके पैरेलल हो। इस बात का ध्यान रखना, क्षेत्रफल के जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्या होता है? लंबवत लेते हैं। क्षेत्रफल के तल के लंबवत लिया गया सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश होता है। ठीक है, याद रह जाएगा ये। तो चलिए, ये आपके याद रह जाएगा। तो हमने यहां लिख लिया, वापस बोल दूं आपको कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसको फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई बी से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ये तो क्या है? चुंबकीय रेखाएं हैं, और ये मेरा एक क्षेत्र है जिसमें से ये क्या हो रही है? पास हो रही है। ये जितनी इसकी संख्या होगी, इसको मैं क्या कहूंगा? फ्लक्स कहूंगा। इससे रिलेटेड क्या होगा? ये चुंबकीय फ्लक्स होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। देखिए, यदि आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है ना, और इसमें कोई क्षेत्रफल ए रखा हुआ है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान
क्या होगा, दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, b इंटू ए हो जाएगा। क्या होगा, 5b क्या होगा, b इंटू ए होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, क्षेत्रफल ए को चुंबक के क्षेत्र से थीटा कोण पर रख दूं, थोड़ा सा क्या करें, यूं सीधा ना रख के थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, थोड़ा सा क्या करें हम टेढ़ा कर दें, तो क्या होगा, देखिए जैसे ये है, इससे जाना चाहता है, ये क्या हो रहा है, इससे जाना चाहता है। अब देखो मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूं इसको, तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ना, ये रेखा इससे तो नहीं गुजर पाएगी, नीचे वाली जरूर गुजर जाएगी, है ना, तो कम गुजरेगी, है ना, थोड़ा बहुत क्या होगा, कम हो जाएगा। तो थीटा पे क्या होगा, इसका रिजल्ट चेंज होगा। अगर मेरा क्या है, चुंबक के क्षेत्र में क्या है, थीटा कोण पे रखा हुआ है क्षेत्रफल, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त देखो मेरा फॉर्मूला बनेगा ये बी ए कोस थीटा। कैसे बना वो भी बता देता हूं कि ये वाला सूत्र कैसे बना। देखिए यहां पे पीछे चले हम वापस, यहां पे बात करें तो यहां पे मैंने बताया था 5b बराबर बी ए, है ना, तो ये देखिए b तो ये था ना आपका, इसकी बात करूं b तो ये था, है ना, b तो क्या था, ये था अपने पास, और a ये भी यही था, मतलब a वेक्टर से है मेरा, a वेक्टर का मतलब क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, तो दोनों एक ही दिशा में थे क्षेत्रफल सदिश, और b क्या थे, एक ही दिशा में थे, मुझे b की दिशा में क्षेत्रफल सदिश लेना था। अब यहां पे बात करें इस जगह, यहां पे मेरे पास ये थीटा कोण पे है ना, क्षेत्रफल सदिश मेरा यहां पे है, अभी ये जो a वेक्टर दिखा रहा हूं ना मैं, ये क्षेत्रफल सदिश है, इसका मुझे घटक उधर वाला लेना है। तो ये घटक लेना तो आपको आता ही होगा, मान लीजिए ये अपने पास घटक लेना आता है, ये अपने पास, ये देखिए, ये मान लो सपोज करो अपने पास क्या है, a है, तो इसके घटक क्या लेंगे, इसका घटक हो जाएगा a कोस थीटा, इसका घटक क्या हो जाएगा, a कोस थीटा। एक तो a कोस थीटा होता है, a क्या होता है, a साइन थीटा होता है, पता है ये तो अपने को। तो यहां पे जब इसका घटक लूंगा मैं इसे एकाध, ये क्या हो जाएगा, a कोस थीटा हो जाएगा घटक। ठीक है, इधर से लेना चाहें आप, चाहें तो इधर से भी a दिखा सकते हैं, a की बात है, तो भी इसका क्या होगा, a कोस थीटा हो जाएगा। और एक घटक क्या होगा, दूसरा घटक होता है a साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाला a साइन थीटा, है ना, और क्षैतिज वाला क्या हो गया, a कोस थीटा, यानी थीटा की तरफ जो जाएंगे वो क्या होगा, a कोस थीटा होगा। ओके, तो यहां पे अब क्या होगा, अब मुझे किससे गुणा करना है, एक तो b से गुणा करना है, और किससे करना है अपने को, a कोस थीटा से करना है। ठीक है, b से गुणा कर लेंगे और a कोस थीटा से गुणा कर लेंगे, तो इनको गुणा किया मैंने, तो ये आ गया b और a कोस थीटा। क्या हो गया अपने पास, b आ गया, a कोस थीटा आ गया। अच्छा, ये तो अपने को पता है कि जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है, क्या होता है, आप जानते हैं इस चीज को, ये होता है a b कोस थीटा। ये अपने को पता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है a b कोस थीटा, राइट, पता है सबको। यहां पे मेरे पास जो लिखा हुआ है, मैंने यहां पे जो फ्लक्स निकाला 5b, वो मैंने निकाला, देखिए क्या निकाला, बी ए कोस थीटा। क्या निकाला मैंने इसका, बी ए कोस थीटा। अब इसको मैं क्या करूं, कंपेयर करूं, ए की जगह बी आ रहा है, बी की जगह ए आ रहा है, ये कोस थीटा आ रहा है, तो इसको मतलब मैं यूं लिख सकता हूं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। समझ गए बात को, ठीक है, यानी कौन सा गुणन है, अगर आपसे पूछ भी लिया जाए ये कौन सा गुणन है, डॉट प्रोडक्ट है, जिसे हम कहते हैं अदिश गुणन। ये क्या है अपने पास, अदिश गुणन है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो अपने पास सूत्र बन गया, क्या बन गया, अगर थीटा एंगल पे है तो ये हो जाएगा बी ए कोस थीटा, या फिर आप 5b बराबर बोल सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हम क्या बोल सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहां पे देखिए, जब अपन ने फाई का मान रखा, ये फाई क्या है आपका, चुंबकीय फ्लक्स है ना, ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, और इसको आपने खोला तो क्या निकला आपका, बी मॉड ऑफ ए और कोस थीटा, हमारा ये निकला मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए कोस थीटा, खोलने पे ये निकला। इसका मतलब क्या है, देखिए ये भी अदिश राशि है, ये भी अदिश है, यानी वेक्टर तो आएगा नहीं ना, आईजे के तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे इसको हल कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, आपको एक अदिश राशि प्राप्त हो रहा है। आपने कक्षा 11 में भी पढ़ रखा है सदिश अदिश के बारे में, अदिश गुणन से जो राशि प्राप्त होती है वो क्या होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है। तो मेरे को एक बात पता चल गया, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होता है, एक स्केलर होता है, अदिश राशि होती है। तो ये भी अपने को क्लियर हो गया, समझ गए बात को। चलिए अपन वापस वहीं चलते हैं। तो हमने ये देखा, यदि क्षेत्रफल ए चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पे झुका हुआ है तो पृष्ठ से पारित चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, 5b बराबर बी ए कोस थीटा होगा, जिसको हम ये लिख सकते हैं 5b बराबर
बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर ये बात, समझ गए बात को। अब हम क्या करें, कुछ अल्पांश की बात करें, छोटे सी चीज की बात करें। मैं क्या करता हूं, पृष्ठ का अल्पांश ले लेता हूं, क्षेत्रफल क्या करूं, अल्पांश में ले लूं। ए की जगह क्या करूं, पहले मैं क्या कर रहा था, ए ले रहा था ना, अब क्या करूं मैं डी ए ले लूं, छोटा सा अल्पांश लूं। छोटे से क्षेत्रफल की बात करें और वो भी क्या करूं, झुका हुआ है थोड़ा सा, कितने एंगल पे, थीटा पे। तो ये अल्पांश वाला आ जाएगा और ये क्या होगा, इसी की दिशा में लेंगे तो क्या होगा, डी ए कोस थीटा। छोटा अल्पांश तो डी लगा दिया तो डी ए कोस थीटा। तो यहां पे अल्पांश लिया है तो अपना फ्लक्स भी क्या होगा, अल्प होगा। चुंबकीय फ्लक्स को मैं लिखूंगा डी फाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, वही हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्यों भाई, वही बात है ना, बी और फिर क्या आएगा डी ए कोस थीटा। बी और डी ए कोस थीटा को मिला के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, यही तो लिखूंगा बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, सीधी सी बात है। तो अपने पास ये आ गया डी फाई बराबर बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये किसके लिए है, अल्पांश के लिए। अब इसको पूरा हल करना चाहते हैं तो अपन जानते हैं अल्पांश से पूरा मान प्राप्त करना हो तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना होता है, समाकलन करना होता है। तो अपन क्या करें, फाई बी जो निकालना चाहते हैं तो फाई बी किसके बराबर होगा, ये समाकलन डी फाई के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। फाई बी निकालना चाहते हैं, इसका और इसका समाकलन कर दिया तो कुल मिला के एक फाई बी बराबर क्या हो गया, समाकलन बी डॉट डी ए के बराबर आएगा। ठीक है, अब चाहे तो डी ए जो है वो क्या है भाई, डी ए क्या है, डी ए छोटा सा अल्पांश है। पूरा जो ए होता है अलग अलग अल्पांशों को जोड़ के बनाया जा सकता है। पूरा जो निकालना चाहते हैं क्या कर सकते हैं, अलग अलग अल्पांशों को जोड़ के हम बना सकते हैं। कैसे, आप चाहें तो यूँ लिख सकते हैं, जैसे ए बराबर क्या हो जाएगा, तो अपना ये हो जाएगा, मान लो पहला डी ए वन प्लस डी ए टू प्लस डी ए थ्री, कहाँ तक जितने भी आपने इसके टुकड़े किए हैं ये पूरे क्षेत्र होगा, इनको जोड़ लीजिए या फिर आप समाकलन कीजिए, बात एक ही है। ठीक है, इन समाकलन करके भी किया जा सकता है। क्लियर। तो अभी अपन ने देखा, क्या देखा कि आपका ये आया था फाई बराबर बी ए कोस थीटा। अलग अलग केस की बात कर लें, अब अपन क्या करें, अलग अलग केस की बात कर लें। कोस थीटा का मान तो आपको पता ही होगा, कोस थीटा का जो मान होता है वो इसके बारे में आप जानते हैं कि जब मैं 0 डिग्री लेता हूं तो कोस 0 का मान कितना होता है, पता होगा आप सबको। ये जो कोस थीटा होता है इसका मान क्या होता है, -1 से लेके 1 तक होता है। कोस थीटा का मान क्या होता है, -1 से लेके 1 तक होता है। ये इनके टेबल भी आपको पता है, यदि मैं थीटा का मान 0 लूं तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। थीटा का मान अगर हम π/2 लें तो कोस π/2 का मान कितना होता है, कोस π/2 कितना होता है, 0 होता है। ऐसे ही मैं थीटा का मान पाई ले लूंगा तो कोस पाई का मान कितना होता है, तो कोस पाई का मान क्या होता है, -1 होता है। और भी मान होते हैं, टेबल आप लोगों को याद है ना, कोस 30 का मान, कोस 45 का मान, इनके मान भी निकाल सकते हो। जैसे थीटा बराबर मैंने कहा π/4 का बताइए, तो आप बता सकते हैं कोस π/4 का मान होता है 1/√2। ऐसे मान सबके पता है, अपने को मालूम कर सकते हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि इनकी केस क्या क्या लगाएं। जब मैं थीटा का मान 0 डिग्री लेता हूं, मैं क्या करता हूं, थीटा का मान 0 डिग्री लेता हूं तो ये हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको आप क्या लिखेंगे, बी ए कोस थीटा। थीटा की जगह क्या रखूंगा, 0 डिग्री रखूंगा। कोस 0 का मान कितना होगा, 1, और ये बी ए आएगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम आएगा, क्योंकि अभी आपको बताया कोस थीटा का मान सबसे अधिक तो कितना होता है, 1 होता है, और सबसे कम कितना होता है, -1 होता है। यानी 0 डिग्री पे क्या देगा, ये मैक्सिमम देगा। सबसे ज़्यादा फ्लक्स गुजरेंगे किस पे, 0 डिग्री पे। ध्यान देना, 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा फ्लक्स गुजरेंगे। मतलब ये है, ये एंगल किसके बीच में देख रहा हूँ, ये भी देखो आप, एंगल किसके बीच में, क्षेत्रफल के बीच में नहीं, क्षेत्रफल सदिश के बीच में है। क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या किया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो थीटा 0 का मतलब है यूं, ठीक है, थीटा 0 का मतलब ऐसे है। क्यों ऐसे है, क्योंकि ये तो क्या हो गया, क्षेत्र हो गया, और इसका जो लंबवत, तल के जो लंबवत आएगा वो उसका सदिश होगा। तो ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर के ये है, और क्या है आपका जो बी है वो भी क्या है, यही है। दोनों की एक दिशा आ रही है, समझ रहे हो बात को, दोनों की दिशा क्या है, एक है, तब ये अपने पास मैक्सिमम प्राप्त होगा। क्लियर ये बात, पहला केस समझ में आ गया होगा आप लोगों के। मैं चर्चा करता हूं दूसरे केस की। जब आपका थीटा क्या है, 90 डिग्री का है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है और ये मेरा तल है। देखिए है क्या सही में तल, आप कहोगे सर ये तो 90 डिग्री पे नहीं है भाई, 90 डिग्री पे ये वाला, इस तल के लंबवत जो लाइन आएगी उसको हम बोलते हैं क्या, ए वेक्टर। तो ये तो अपना ए वेक्टर आ गया, ये तो क्या हो गया अपना
ए वेक्टर आ गया और ये क्या है अपने पास चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो ये दोनों क्या हो गए परपेंडिकुलर हो गए, 90 डिग्री हो गया। जब थीटा का मान 90 लिया अपन ने तो इसी सूत्र में रखा हमने क्या किया, रख दिया बी ए कोस थीटा और बी ए कोस थीटा, थीटा का मान क्या करना है आपको 90 रखना है, तो अपन ने 90 रख दिया। और अपन जानते हैं कोस 90 का मान क्या होता है, आपको पता ही है कोस 90 का मान 0 होता है ना। कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए इंटू 0 और इसको 0 से गुणा करने पे क्या आ गया 0, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगी फ्लक्स क्या हो गया शून्य होगा, कुछ बहेगा ही नहीं। यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा शून्य हो गया ना शून्य आपका। जैसे ये रखा, ये चुंबकीय क्षेत्र तो ऊपर से निकल गए, ये जो रेखाएं है ना ये तो ऊपर से जा रहे हैं, इसको तो भेद पा ही नहीं रहे, नीचे वाले नीचे से चले जाएंगे, ऊपर वाले ऊपर से चले जाएंगे। ठीक है, अब बात करें तीसरे केस की, जब मेरा थीटा 180 डिग्री का है, जब अपना थीटा क्या है 180 डिग्री का है, इस केस में क्या होगा, इस केस में हम करेंगे कोस 180 डिग्री और कोस 180 का मान कितना होता है, तो कोस 180 का मान होता है -1 और इसको अपन ने हल किया तो फाई का मान क्या आ गया -BA आ गया, ये ऋणात्मक आ गया। यहाँ पे धनात्मक भी आ रहा है ऋणात्मक भी आ रहा है ना, उनके मान अलग अलग होंगे, एक प्रवेश करने वाला फ्लक्स होता है, एक क्या होता है बाहर निकलने वाला फ्लक्स होता है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या कहा, देख लेते हैं इसको एक बार और। हमने ये देखा पहला केस लगाया हमने, केस फर्स्ट की बात की, केस फर्स्ट में हमने थीटा का मान क्या किया, थीटा का मान कितना लिया था हमने, देखिए केस फर्स्ट की बात करें तो थीटा का मान हमने क्या किया 0 लिया था। थीटा का मान अपने क्या किया 0 लिया, ये तो अपने पास क्या है, ये देखिए इस तरह मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये क्या है अपने पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं यानी बी है, ये क्या है अपने पास बी वेक्टर मान लीजिए। थीटा 0 ले रहे हैं, अब अपने को क्या करना है ए वेक्टर इसी पोजीशन में लेना है, ए वेक्टर क्या करना है इसी पोजीशन में लेना है। तो ए वेक्टर जो होता है वो जो अपन कोई भी क्षेत्र लेते हैं ना उसके क्या होता है लंबवत होता है, ए वेक्टर क्या होता है क्षेत्र के हमेशा लंबवत होता है। तो ये ले लिया अपन ने, ये मान लो क्षेत्र है मेरा, तो इसके बिल्कुल लंबवत जो जा रही है, सीधा कर लें इसको, थोड़ा सा सीधा करके भी देख सकते हो, समझ जाना इस चीज को। अपन ने क्या किया एक क्षेत्र ले लिया, यहां पे हम एक क्षेत्र ले लेते हैं, ये अपने पास मान लो एक क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है PQRS मान सकते हैं, ये क्या हो गया PQRS एक क्षेत्र आ गया PQRS और इसके लंबवत जो जाता है वो ए वेक्टर होता है। इसके लंबवत मान लो ये वाला, ये लंबवत जा रहा है यानी इधर की दिशा में, ये क्या हो गया ए वेक्टर हो गया। समझ रहे हो बात को, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कौन कितने का हो गया 0 का, और वो जो क्षेत्र है वो क्या हो गया इसके परपेंडिकुलर हो गया, क्षेत्र क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। समझ गए बात को, ये तो पहला केस हो गया था। दूसरे केस की बात करें, यहाँ पे क्या निकला था, मान तो निकल ही गया था ना अपने पास, अपन ने मान निकाल लिया था फाई बी बराबर हम जानते हैं क्या होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, इसको हल किया, ये हो गया BA कोस थीटा और थीटा का मान कितना ले रहे हो आप 0 डिग्री ले रहे हो और कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और इसको हमने क्या बताया मैक्सिमम आएगा, क्या था ये मैक्सिमम आ गया था। केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड में क्या हुआ हम देखें, केस सेकंड में क्या हुआ, केस सेकंड में आपने लिया क्या लिया थीटा का मान हमने क्या लिया 90 डिग्री लिया, यानी कहने का मतलब बी और ए दोनों एक दूसरे पे क्या थे परपेंडिकुलर थे। दोबारा मैं बता दूं, इस ए वेक्टर का मतलब है सदिश क्षेत्रफल, इस ए वेक्टर का मतलब क्या है सदिश क्षेत्रफल है, इस ए वेक्टर का मतलब ये होता है सदिश क्षेत्रफल। अब क्या होगा थीटा 90 है तो इसका मतलब ये है कि मेरे को मान लो ये तो अपने कहते हैं वही वापस से क्या है बी है, ये क्या है बी है, और सदिश क्षेत्रफल क्या होना चाहिए इसके लंबवत होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहां जो मेरा क्षेत्र होगा, जो क्षेत्र में PQRS ले रहा था वो क्षेत्र भी क्या होगा ऐसे ही होगा, तभी तो इसके लंबवत आएगा क्षेत्रफल मेरा सदिश वाला, और इसके लंबवत ये आ गया मेरे पास सदिश क्षेत्रफल, ये क्या हो गया इसके ये आ गया अपने पास सदिश क्षेत्रफल। अब देखिए इस वक्त क्या होगा, इस वक्त क्या होगा, ये भी जो क्षेत्रफल है ना मेरा ये प्लेन, ये भी क्या लेटा हुआ ही है और रेखाएं भी ऐसे ही जा रही है, इस वक्त क्या कंडीशन नहीं हो है, तो इससे क्या होगा कुछ भी पास नहीं हो पाएगा, और मैथमेटिकल रिजल्ट भी यही कहता है कि यहां से क्या होगा कुछ भी पास नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फाई जो होता है वो होता है बी वेक्टर डॉट
ए वेक्टर, और इसको जब हल करते हैं तो ये होता है आपका बी ए कोस थीटा, और थीटा कितना बता रहे हो आप यहाँ पे, थीटा हम यहाँ बता रहे हैं 90 डिग्री, और कोस 90 का मान आपको पता ही है कितना होता है, 0 होता है। कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो सीधी सी बात है, यहाँ फ्लक्स भी कितना हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, तीसरे केस की क्या बात की हमने, केस थर्ड की बात की कि केस थर्ड में हमने क्या किया, बताइए क्या किया, थीटा को हमने पाई ले लिया, यानी 180 डिग्री ले लिया। पहला केस याद कीजिए, आपको पहला केस ध्यान होगा, ये अपन दिखा देते हैं आपको। पहला केस ये है, कितना था, 0 डिग्री था, इस तरफ था। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अपने पास क्षेत्र तो यही हो गया, उस बी का क्या करते हैं, डायरेक्शन बदल देते हैं। हम क्या करें, बी का डायरेक्शन बदल दें। तो जैसे ही बी का डायरेक्शन बदलोगे, पहले तो यूँ था, इधर जा रहा था, अब मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये कितने का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। बी इस तरफ हो गया, बी तो क्या हो गया, इस तरफ हो गया, और जो इसका एरिया वेक्टर है वो इस तरफ हो गया, ये ए, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया। समझ गए बात को, एरिया वेक्टर है ये ए का मतलब वही है अपने पास ए वेक्टर, और बी का मतलब क्या है, बी वेक्टर। इस वक्त क्या होगा, इस वक्त इधर आ गए सारे, ये क्या हो गए, इस साइड आ गए। तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि कोस पाई का जो मान होता है, पाई का मतलब जानते ही हो 180 डिग्री, इसका मान कितना होता है, -1 होता है। कोस पाई का जो मान होता है वो कितना होता है, -1 होता है। अब मैं यहाँ पे इस केस में फाई निकालूंगा, तो फाई तो अपने को पता ही है क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको खोला अपन ने, तो ये बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर कोस थीटा, थीटा का मान आपको पता ही है क्या होता है, डायरेक्ट यूँ लिख सकते हैं, मोड हटा के अपन लिख सकते हैं। थीटा कितना है, पाई, यानी 180 डिग्री आपने कहा, पाई का मतलब कितना, 180 डिग्री, और ये अपने को पता है 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है। इस वक्त फ्लक्सों की जो संख्या है वो क्या आ रही है, ऋणात्मक में आ रही है। फ्लक्स की संख्या क्या हो गई, ऋणात्मक आ गई, यानी धनात्मक भी आता है और क्या होता है, ऋणात्मक भी आता है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि सतह से बाहर निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स को धनात्मक कहा जाता है। जो सतह से क्या होते हैं, बाहर की ओर निकल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, इस सतह से क्या है, निकल रहे हैं, इससे क्या हो गई है, बाहर निकल रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक बोलेंगे। और जो सतह में प्रवेश करता है, आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, अब यहाँ देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, ये प्रवेश कर रहा है ना, जैसे मान लो तीर है, यूं आ रहा है, तो मेरे अंदर क्या हो गया, ये प्रवेश कर गया। तो ये फ्लक्स कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा, जो सतह में प्रवेश कर जाएगा, तीर मेरे में प्रवेश कर जाएगा, तो मेरे लिए तो क्या है, नेगेटिव बात है ना, नेगेटिव है, तो सीधी सी बात है, तो फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर, समझ गए। जो सतह में क्या करें, प्रवेश करें ऋणात्मक, और बाहर निकले वो धनात्मक। जो बाहर निकलेगा प्लस का, जो अंदर आएगा वो क्या होगा, माइनस का होगा। इस तरह से अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी अपन ने ये भी देखा, हमने क्या देखा, ये देखा कि जो फाई होता है आपका, क्या था, फाई क्या था, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर था, है ना। और इसको हल किया था तो मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ ए कोस थीटा आया था। जो कैसी राशि थी, ये राशि कैसी प्राप्त हुई थी, अदिश राशि थी। ये कैसी राशि थी, अदिश राशि थी। फाइनली वेक्टर हट चुका था, तो इसी आधार पे हमने कहा कि चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। क्लियर ये बात। साथ में जब आप यूं कह रहे हो कि फाई बराबर होता है बी ए, अगर थीटा कोण पे नहीं है तो फाई बराबर क्या होता है, बी ए, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि फाई का जो मात्रक है, बच्चों यहां जो मैं बार बार फाई बोल रहा हूं, कौन सा फाई हो, चुंबकीय फ्लक्स है, बी लगा हुआ है ना। तो फाई बी का मात्रक क्या होगा, तो बी और ए का मात्रक को गुणा कर लो। बी का मात्रक याद कीजिए क्या था, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या था, टेस्ला। क्या था, टेस्ला। तो बी का मात्रक हो गया टेस्ला। ए क्या होता है, एरिया। एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसको हम बच्चों कहते हैं वेबर, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं WB। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मात्रक क्या होगा, वेबर होगा। और कैसे लिखेंगे, टेस्ला मीटर स्क्वायर। समझ गए बात को। तो यहाँ हमने ये चर्चा कर ली कि फाई बी का जो मात्रक है टेस्ला मीटर स्क्वायर है, वेबर है, और ये जो फ्लक्स है वो क्या चीज़ है, अदिश राशि है। फ्लक्स होता क्या है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है? फ्लक्स होती है। जो बाहर निकले वो प्लस का, जो अंदर आए वो माइनस का। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, आगे बात करें कि हम छोटे मात्रकों की बात कर लें। वो तो एमकेएस पद्धति में बात की। सीजीएस पद्धति में जो फाई का मात्रक होता है वो होता है मैक्सवेल। वो क्या होता है? मैक्सवेल होता है। और ये अपने को पता है जो एक वेबर होता है वो क्या लिखा अपन ने? 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखा। 1 वेबर बराबर क्या था? 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। आपको ही पता है कि टेस्ला में 10⁴ गाउस होता है। 10⁴ बराबर क्या होता है? 1 गाउस के बराबर होता है। और ये मीटर स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर में अगर बदलना चाहते हैं, सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर तो होता है, तो सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 1 मीटर बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर। यहां पे तो क्या बोला है? मीटर स्क्वायर बोला है, यानी इसका करना है आपको स्क्वायर। इसका और स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना आ गया? 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, हम इसको लिख सकते हैं 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, ये 10⁻4 है और ये भी क्या है? 10⁻4 है। 10⁻4 को 10⁻4 से गुणा करोगे कितना आएगा? अगर अपने से पूछा जाए कि 10⁻4 को 10⁻4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी, 4 + 4 यानी 10 की घात कितनी होगी? 8 होगी। तो मेरे पास ये मात्रक आ गया 10⁸ गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें? सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का। परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे कि सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो कितना होता है? मैक्सवेल होता है। और मैक्सवेल किसके बराबर आ गया? 10⁸ गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके बराबर? 1 वेबर के बराबर। ठीक है, ये परिवर्तन आपसे पूछा जा सकता है, अपने को क्या करना है? ध्यान रखना है ना। तो फाइनली मैं लिख रहा हूं 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। 1 वेबर बराबर क्या आ गया? 10⁸ गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल बोलते हैं। तो 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। बात करें कि इसकी वीमा क्या होगी? वीमा भी निकाल लें। जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी वीमा क्या होगी? तो वीमा निकालने के लिए हम इसी का प्रयोग कर लें, जो बी ए की वीमा होगी, क्योंकि फाई बराबर बी ए है ना। चुंबकीय क्षेत्र की विमा पहले अपन ने निकाल रखी है, ये होती है m1L0 T⁻² और A⁻⁻1। क्षेत्रफल जो है मीटर स्क्वायर है उसकी विमा होती है L⁻²। तो यहाँ पे L⁻0 है, L⁻2 है और m⁻1 है, T⁻² है, A की घात क्या है? -1। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे जो इसकी विमा आएगी वो आएगी m⁻1 L⁻2 T⁻² और A की घात क्या होगा? -1 होगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? विमा भी बड़ी आसानी से निकाल ली अपने, मात्रक भी देख लिया, है ना, फ्लक्स होता क्या है वो सारी चीजें हमने यहाँ देख ली। अब इसके आधार पे एक एग्जाम्पल करें तो थोड़ा सा क्या होगा? कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखा जो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ताकार वलय का क्षेत्रफल 3i + j + 2k × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। यदि यह वलय 2i कैप -2k कैप × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो वलय से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान पता करना है कि कितना होगा, है ना। इसका मान पता करना है। अब अपने को ये तो पता ही है कि फाई जो होता है वो किसके बराबर होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पहचान लेना है बी और ए क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ए वेक्टर तो अपने को दिया हुआ है 3i + j + 2k × 10⁻² मीटर स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र सदिश रूप में दिया हुआ है 2i - 2k × 10⁻⁴ टेस्ला। सीधी सी बात है, इनका करना है हमें डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो अपन ने क्या किया? बी वेक्टर का मान रख दिया और यहाँ पे ए वेक्टर का मान रख दिया। इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट तो आपको याद ही होगा, अपन ये जानते हैं कि यदि आपका ए वेक्टर यूं है A1 i कैप + A2 j कैप और A3 k कैप, और बी वेक्टर मान लो यूं है आपके पास B1 i कैप, B2 j कैप और B3 k कैप। तो जब इनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है? i वाले गुणा हो जाते हैं, j वाले गुणा हो जाते हैं
और के वाले गुणा हो जाते हैं। ये बिल्कुल सूक्ष्म विधि है जिससे हम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी आपको पता होगा। ऐसा क्यों होता है, हम जानते हैं आई को जब आई से प्रोडक्ट करते हो आप तो कितना आता है, 1 आता है। आई डॉट आई क्या होता है, 1 आता है। ये भी पता होगा क्यों आता है, यूं आता है। देखिए ये भी बता ही देता हूं आपको, ये होता है। पहले वाले दूसरा वाला का प्रोडक्ट निकाल लिया अपन ने, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, कोस थीटा दोनों एक ही चीज है तो उनके बीच का कोण कितने का होगा, 0 का होगा। तो ये 1 गुणा 1 की वजह से क्या होता है, 1 आता है। लेकिन जब मैं इसके विपरीत किसी और से गुणा करूं, जे से करूं, तो ये आएगा आई का मापांक जे का मापांक। आई और जे यानी एक्स और वाई इनके बीच का कोण कितना होगा, 90 होगा। और अपन जानते हैं कि कोस 90 का मान कितना होता है, अभी बताया आपको कोस 90 का मान कितना होता है, 0, इसलिए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे गुणा तो हम सबसे करते हैं, लेकिन आई जे के इन सबको तो छोड़ देते हैं, खुद वाले को ही रखते हैं। आई वाले के साथ, जे वाले के साथ और के वाले के साथ कर लेते हैं। पता ही है कई बार अपन ने किया है। तो यहाँ भी हमने क्या किया, थोड़ा शॉर्ट में यही दिखाया आपको। चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये क्या होगा, 2 3 से गुणा होगा आई वाला, तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। आई डॉट आई 1 होता है ना। फिर क्या होगा, ये जे वाले से गुणा होगा, जे वाला है ही नहीं, जे यहाँ है ही नहीं, इसको छोड़ दिया। फिर ये जो के वाला है, के वाले से गुणा हो जाएगा, माइनस का 2 को करेंगे माइनस का 4, के डॉट के इसका मान भी कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास यहाँ आ रहा है 6 - 4, और 6 - 4 करेंगे कितना होगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो ये अपने पास फ्लक्स का मान आ गया, कितना आ गया, 2 × 10⁻⁻⁶। और किस में देंगे, वेबर में देंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र दिया गया था वो किस में दिया हुआ था, टेस्ला में, और ये भी क्या था, मीटर में था। यानी MKS पद्धति में अपन ने वैल्यू जो रखी है वो क्या की अपन ने, MKS पद्धति में रखी है। इसलिए आंसर हमें क्या करना है, MKS पद्धति में ही देना है। तो डॉट प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा, पहले ही अपन ने कर रखा है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।